नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा मैटर वेव्स, जिसको आप कह सकते हो द्रव्य तरंगे। इसको एक अन्य रूप में भी आप समझ सकते हो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या वेव एस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकल। अब ये क्या है, इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं। थोड़े इस टॉपिक को समझने से पूर्व हम एक छोटी सी भूमिका को हम बनाते हैं ताकि ये टॉपिक हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों को एक चीज़ पता है, जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने एक बात समझी थी कि कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको आप क्लासिकली नहीं समझा पा रहे थे, ठीक है। फिर उन घटनाओं को समझाने के क्रम में एक नई फिजिक्स आपको इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रही थी, जिसको हमने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया था। वहाँ पर हमने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की चर्चा की, फिर कृष्णिका ऊर्जा विकिरण वक्र को भी पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इन सब घटनाओं को बहुत ही डिटेल में समझ लिया था। और वहां पर हमने एक चीज और सीखी थी, अगर आपको याद हो तो एक शब्द हमने लिखा था, मैं यहां लिख देता हूं उसको। हमने एक शब्द लिखा था, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट भी कह सकते हो या इसको आप रेडिएशन भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रेडिएशन का ही पार्ट है लाइट, ठीक है ना। रेडिएशन मतलब विकिरण। इसको आपने लिखा था प्रकाश या विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये चीज हमने वहां पर समझी थी। इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि जो प्रकाश है उसकी क्लासिकल नेचर समझ लीजिए, या जो नेचर हम लोग महसूस कर सकते हैं उस नेचर को हम क्या कहते हैं? वेव कैरेक्टर कहते हैं। यानी हम जनरली, अगर कोई भी आपसे पूछे, अगर क्वांटम मैकेनिकली हम बात ना करें, इन जनरल बात करें, और अगर आपसे पूछे कि प्रकाश या विकिरण की कैसी प्रकृति होती है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? उसकी तरंगीय प्रकृति होती है, वेव टाइप कैरेक्टर होता है। लेकिन हमने देखा था कि कुछ ऐसी घटनाएं जिनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, इन घटनाओं को आप प्रकाश की कणीय प्रकृति मानते हुए समझा रहे थे। कैसी प्रकृति? पार्टिकल नेचर। कैसे मान रहे थे? आप लोगों ने वहां पर एक चीज सीखी थी कि जो प्रकाश है वो फोटोनों से मिलकर के बना है, और फोटोन की नेचर बेसिकली कैसी होती है? पार्टिकल नेचर होती है, ठीक है ना। उसका कुछ संवेग होता है, उसमें कुछ ऊर्जा होती है, तो इस प्रकार की बातें हमने वहां की थी। तो वहां तक एक चीज स्टेब्लिश हो गई थी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी उसकी तरंगी प्रकृति भी होती है और उसकी कणीय प्रकृति भी होती है। कुछ घटनाओं को हम तरंगी प्रकृति द्वारा समझाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से हमने क्या चर्चाएं की थी? आपका व्यतिकरण हो गया, आपका विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, इस प्रकार की घटनाएं तरंगी प्रकृति के रूप में दर्शाते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इन घटनाओं को हम कणीय प्रकृति मानते हुए समझाते हैं। तो ये बात वहां तक स्टेब्लिश हो चुकी थी उस दौरान। और देखो, कॉम्पटन प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो वो बात थी आपकी 1923 के आसपास की, और ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आएगी वो 1926 के टाइम में आएगी। तो देखिए, उस समय डी ब्रोगली अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे। एक और दिलचस्प वाक्य मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली उन डी ब्रोगली ने नहीं दी थी जो रियल फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना, जो वास्तव में वर्क कर रहे थे। इनके एक भाई थे, ठीक है ना। तो हो क्या रहा था कि ये डी ब्रोगली जो भी वर्क करते थे सॉरी, ये डी ब्रोगली जो भी वर्क करते थे वो अपने भाई के साथ डिस्कस करते थे। तो चूंकि उस समय ये द्वैत प्रकृति वगैरह की चर्चाएं हो रही थी, तो उनके जो भाई थे उनका नाम भी डी ब्रोगली था। उन्होंने एक चीज सोची। उन्होंने क्या सोचा? उनको ये चीज पता थी कि प्रकृति में जो कुछ भी है, या आप ऐसा कह सकते हो सब कुछ, विकिरण और द्रव्यमान, इन दो से ही मिलकर के बना है, आइदर रेडिएशन और मास। क्योंकि आपको यह भी पता है कि आइंस्टीन का एक रिलेशन आप जानते हैं, E = mc²। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और इस मास के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है, इस एनर्जी से ये मास है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि चूंकि प्रकृति में सभी कुछ विकिरण और द्रव्यमान से ही मिलकर के बना है, और विकिरण की द्वैत प्रकृति सिद्ध हो चुकी है, तो उन्होंने कल्पना की कि जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार द्रव्यमान यानी पदार्थ या मास, इसकी भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। और यहीं से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टार्ट होती है। हमने एक लाइन लिखी, देखो, वेव एस्पेक्ट ऑफ ए पार्टिकल। जो पदार्थ है, जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, यानी मास है,
अगर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज करो जैसे मास या कोई पदार्थ, तो उसकी बाई नेचर, क्लासिकल नेचर आप कैसी मानते हैं? पार्टिकल मानते हैं। मानते कि नहीं मानते मुझे बताओ आप। और अगर मैं ड्यूअल नेचर की बात करूं तो ये क्या दर्शाना चाहिए? वेव कैरेक्टर दर्शाना चाहिए। तो हमने यही लाइन लिखी, देखो, वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल, यानी जो कण है उसकी तरंग प्रकृति की चर्चा कौन करता है? डी ब्रोगली करता है। तो याद रखना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी समझ के रूप में भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो दोनों ही ड्यूअल नेचर हो गए, रेडिएशन का भी हो गया और मास यानी पार्टिकल का भी हो गया। अभी ध्यान रखना, ये हाइपोथेसिस है। अभी क्या ये हाइपोथेसिस है। मैंने आपको एक चीज इनिशियल में यह भी बताई थी कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, उससे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, वो थ्योरी का रूप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ थ्योरी देते हो और जब उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट मिलता है तब वो एस्टेब्लिश थ्योरी हो जाती है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी एक परिकल्पना, उन्होंने ऐसा सोचा। आगे एक एक्सपेरिमेंट आएगा, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें पढ़ना भी है, उसका नाम है द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, हम डिटेल में करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली इस वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल को क्या कर देगा? एस्टेब्लिश कर देगा। तो ये चीज आज की तारीख में पूर्णतया स्थापित है कि पार्टिकल जो है उसकी वेव कैरेक्टर भी होता है, यानी जो द्रव्यमान है, जो मास है, जो पदार्थ है, उसका वेव कैरेक्टर भी होता है। और ये हमारा टॉपिक है मैटर वेव्स। मैटर यानी द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, और द्रव्य तरंग मतलब, अगर हम जैसे ये पेन एक मैटर है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हो इससे तरंग जुड़ी हुई है? आप अभी नहीं सोच सकते क्लासिकली, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इस पार्टिकल के साथ भी एक तरंग जुड़ी हुई है। उस तरंग को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगे। उसको आप डी ब्रोगली तरंग भी कह सकते हो। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब मैं जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है उसको मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपके लिए नोट कर देता हूं, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बहुत ईजी चीज है। अब हम एक एक चीज को नोट कर लेते हैं। अब यहां पर आप एक दो लाइनें लिखिए जो मैं बता रहा हूं आपको। आप लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव आदि घटनाएं विकिरण की द्वैत प्रकृति को दर्शाती है। ये आप जानते हो, ठीक है। और आप क्या जानते हो, आगे आप लिख लीजिए। हम यह भी जानते हैं कि प्रकृति में सब कुछ विकिरण तथा द्रव्यमान से मिलकर बना है। ये हम जानते हैं। तो ये बात जब आप जानते हो तो डी ब्रोई ने क्या सोचा, तो इसमें आप एक लाइन आगे और लिख लीजिए, ठीक है ना। इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, यहां लिख लेता हूं, चलो। अतः डी ब्रोगली ने यह सोचा कि जिस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार पदार्थ कह सकते हो, या इसको आप द्रव्य यानी मैटर कह सकते हो, या इसको आप द्रव्यमान कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना, मास, ये सब एक ही बात है। उसी प्रकार पदार्थ की भी
द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। ये बात हमने वही लिखी है जो अभी हमने डिस्कस की है कि डी ब्रोई ने सोचा कि अगर विकिरण की द्वैत प्रकृति है और चूंकि प्रकृति में सब कुछ विकिरण और ऊर्जा यानी द्रव्यमान से ही मिलकर के बना है, तो पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो प्रकृति होती है ना, नेचर, वो हमेशा सममितता को पसंद करती है। नेचर लव सिमेट्री। तो वो एक धारणा थी उनके दिमाग में, उन्होंने ऐसा सोचा, और जब सोचा तो एक क्या दी, परिकल्पना दी। तो अगला काम हमें क्या करना है, उस परिकल्पना का स्टेटमेंट यहां पर नोट करना है, और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा छोटा सा, उसको भी यहां पर नोट करना है। तो आगे आप लिख लीजिए जो परिकल्पना है, तो हमने कह दिया, उन्होंने ये बताया कि इसकी प्रकृति, पदार्थ की भी प्रकृति क्या होनी चाहिए, द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखो, इस आधार पर उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, अब वो परिकल्पना क्या थी, नोट कर लीजिए आप, जिसके अनुसार क्या हो जाएगा, आप नोट कीजिए कोमा इन्वर्टेड कोमा में, जिसके अनुसार किसी गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये परिकल्पना प्रस्तुत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बस यही सब कुछ है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक लाइन है, किसी गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये देखो, स्टेटमेंट तो बहुत छोटा सा है, और आप कल्पना कीजिए केवल एक इतने से स्टेटमेंट के आधार पर, ये लग बहुत छोटा रहा लेकिन बहुत बड़ी चीज है, बहुत गहरी और बारीक चीज है। डी ब्रोगली को क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज मिल गया था। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जितने भी शब्द इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम समझते हैं, क्योंकि अगर उनको हम नहीं समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखो क्या है, हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, देखो कि किसी गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें देखो एक शब्द तो आपको ये पता ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, अगर वो गति की अवस्था में, याद रखना गतिशील होना जरूरी है, अगर वो स्थिर है तो फिर आप तरंग की चर्चा नहीं करोगे। इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड लिखा क्या है, गतिशील कण। तो जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये मेरे पास एक पेन है जो पदार्थ है, अब मान लीजिए गति में है, तो हम या डी ब्रोई ने क्या सोचा कि कोई भी गतिशील कण जो है, अगर कोई कण गतिशील है तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध होगी, ये उन्होंने कहा था। जैसे ये कण चल रहा है तो इसके साथ एक तरंग संबद्ध है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा था, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा कि इस गतिशील कण के साथ जो तरंग संबद्ध है तो इस तरंग का क्या होगा, एक तरंगदैर्ध्य होगा, और जो कण गतिशील है, गतिशील कण का क्या होता है, संवेग होता है। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि जो तरंग है उसकी तरंगदैर्ध्य उसके संवेग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ये फेमस डी ब्रोगली रिलेशन है, बहुत फेमस रिलेशन है। ठीक है, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम h के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, h के रूप में। और h आपका क्या होता है, h होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक। और P क्या है, आप सब चीजें नोट कीजिए, आप लिखिए P क्या है, P को लिखिए आप गतिशील कण का संवेग, और लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य। गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य। तो आप देख लीजिए इस समीकरण से, देखिए P संवेग किसका गुण होता है, पार्टिकल का, और लैम्बडा किसका गुण है, वेव का। तो देखो वेव और पार्टिकल दोनों इंटरलिंक हो गए, और ये लैम्बडा क्या आ रहा है,
इस कण से जुड़ा हुआ है, इस कण से जुड़ा हुआ है। तो जो कण जिसकी कोई भी पदार्थ है, जैसे ये पेन एक पदार्थ है, तो इसकी बेसिक नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है, लेकिन इससे तरंग जुड़ी है, उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये होता है। अब यहां पर एक शब्द और आया, ये शब्द में लिखा है संबद्ध, इंग्लिश में इसको कहते हैं एसोसिएट। क्या कहते हैं, एसोसिएट। ये भी शब्द थोड़ा समझिए आप क्या है। मैंने यहां पर ऐसा नहीं लिखा है किसी गतिशील कण से संबंधित तरंग की। दो शब्द होते हैं, एक संबंधित और एक संबद्ध। संबंधित तो है, उसको आप छोड़िए, संबद्ध वर्ड को समझिए। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये पेन गतिशील है, हमने कह दिया कि इसके साथ एक तरंग संबद्ध है, तो इसका मतलब है कि जो तरंग इससे संबद्ध है वो सदैव इससे जुड़ी हुई रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये पेन तो आगे चला गया और तरंग पीछे रह गई, या ऐसा भी नहीं है कि पेन अभी पीछे और तरंग आगे निकल गई। जो तरंग इससे संबद्ध होगी, जो इससे एसोसिएट होगी, वो सदैव इससे जुड़ी हुई रहेगी, ना तो उससे आगे निकलेगी ना उससे पीछे रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वर्ड। लगा आपको ऐसा रहा है क्या हम संबद्ध संबंध कुछ लिख दें, लेकिन बहुत अंतर आता है। अगर आपने यहाँ पर एसोसिएट की जगह अगर इंग्लिश वर्ड में रिलेशन लिख दिया, या यहाँ संबद्ध की जगह संबंधित लिख दिया, तो फिजिक्स पढ़ने वाला और फिजिक्स को समझने वाला व्यक्ति इसको पूर्णतया गलत मानेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, किसी गतिशील कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, या लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। तो एक चीज क्या एस्टेब्लिश हो गई कि हर पदार्थ से एक तरंग जुड़ी हुई है। जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मैं गति की अवस्था में हूं तो मुझसे भी एक तरंग है। आप लोग भी अगर गति की अवस्था में हो तो आपसे भी एक तरंग जुड़ी हुई है। ये पेन को अगर मैं गतिशील अवस्था में ले जा रहा हूं तो इससे भी एक तरंग जुड़ी हुई है। तो फिर आप एक प्रश्न मुझसे पूछोगे कि भाई अगर ये पेन गतिशील अवस्था में इससे एक तरंग है तो तरंग हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आपको दिखाई भी तो देनी चाहिए ना। तो यहां पर इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, इसको आप थोड़ा देखिए। एक चीज आपको पता है, दो शब्द मैं यहां पर लिखूंगा, उससे और क्लियर होगा। एक मिनट वेट कीजिए आप, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। देखो फॉर्मूला तो हमने क्या लिख दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता हूं। आपको पता है कि जो P होता है वो क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहां से मैं लैम्बडा को क्या लिख सकता हूं, h अपॉन एम वी। ये फॉर्मूला भी आपको पता है। और जो h है आपका, उसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और उसका मान भी आप जानते हो, आपको याद होना चाहिए 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। ये चीजें आप जानते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पेन के साथ या मेरे साथ जो तरंग जुड़ी हुई है वो आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही है, और किन कणों के साथ जुड़ी हुई तरंग दिखाई देगी, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। अब सपोज कीजिए आपने कोई एक ऐसा पदार्थ लिया जिसका द्रव्यमान है सपोज करो 1 kg, और वो मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। हो सकता है ऐसा 1 kg हो, 100 kg हो, 1000 kg हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मान लीजिए ऐसा पदार्थ है जिसका द्रव्यमान ये है, इस वेग से चल रहा है। तो अगर मान लो इस स्थिति में अगर मैंने क्या कहा, कोई भी पदार्थ है उससे तरंग जुड़ी हुई है, तो ऐसा पदार्थ जिसका द्रव्यमान 1 kg है, जो 1 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, तो उससे संबद्ध एक तरंग होगी जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी होगा। अब मैं मान रखता हूं और इसकी लैम्बडा का मान निकालता हूं, तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 1 इंटू 1। तो इसका मान कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 34। यानी जो इस द्रव्यमान से तरंग जुड़ी हुई है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी आ रही है, 10 की पावर माइनस 34 मीटर की कोटि की आ रही है। आप कल्पना कीजिए 10 की पावर माइनस 34 कितना छोटा होगा। आपके पास अभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है। अभी हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अधिक से अधिक 10 की पावर माइनस 15 से लेकर के 10 की पावर माइनस 20, 10 की पावर माइनस 20 भी नहीं, वैसे 10 की पावर माइनस 15 तक की रेंज की जो डिस्टेंस है उसी को हम माप सकते हैं। इसको हम कहते हैं फर्मी मीटर की कोटि। क्या कहते हैं, फर्मी मीटर की कोटि। तो ये मान तो है वो तो 10 की पावर माइनस 34 आ रहा है। तो मान लीजिए ये पेन ही पकड़ लीजिए, इस पेन के साथ जो तरंग जुड़ी हुई है उसका मान इतना छोटा है कि हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे, उसको हम क्या नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, उसको हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, लेकिन तरंग तो जरूर जुड़ी हुई है। तो आप समझ गए। अब ये 1 kg की जगह आप 1000 kg भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 भी लोगे तो 10 की पावर माइनस 31 हो जाएगा। आप 10,000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, तब भी ये कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, तब भी 10 की पावर माइनस 27, 28, 29 तक ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास पदार्थ हैं, ठीक है ना, जो हम खुली आंखों से जिन पदार्थों को देख पा रहे हैं उनका द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण
उससे जुड़ी हुई तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा ही कम होती है, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन तरंग जुड़ी हुई अवश्य है। तो यहां से क्या पता चल गया, मेरे साथ भी, इस पेन के साथ भी, आपके साथ भी, अगर हम गतिशील अवस्था में तो हमसे तरंग तो जुड़ी हुई है, लेकिन उसको हम अभी नहीं देख सकते। अब हम आते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? इलेक्ट्रॉन की। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको हम सूक्ष्म कण भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है मुझे बताओ? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। और सपोज करो इलेक्ट्रॉन 1 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, हालांकि उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये 10 की पावर -31 है, तो अगर मैं नीचे 10 की पावर -31 रखता हूं तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो जो वेवलेंथ आएगी वो लगभग 10 की पावर -3 मीटर की कोटि की आएगी। और इस वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन भी एक कण है, उससे जो तरंग जुड़ी हुई है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? इस कोटि की है, और उसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या चीज पता चल गई? दो शब्द मैं लिखूंगा, एक लिखूंगा मैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं स्थूल जगत। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल जगत। सामान्य भाषा में कह सकते हो ऐसा वर्ल्ड या ऐसी वस्तु जो हमें खुली आंखों से दिखाई दे सकती है। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म जगत। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जगत। ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, उसमें जो भी पदार्थ है उनका द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण उससे जुड़ी हुई तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बहुत कम होती है, इसलिए वो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन तरंग जुड़ी हुई जरूर है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस प्रकार के जो सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो उससे एसोसिएट जो तरंग है उसको आप सेंसाइज कर सकते हो, उसको आप महसूस भी कर सकते हो, उसको आप मेजर भी कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या हर पदार्थ के साथ तरंग जुड़ी हुई है? तो हाँ, हर पदार्थ के साथ तरंग जुड़ी हुई है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, जो हमारा मैटर वेव्स है, ठीक है, और जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ इतना है कि यहां पर हम लोगों ने एक चीज ये समझ ली है कि जो पदार्थ होता है उसकी भी द्वैत प्रकृति होती है, जिसके बारे में चर्चा डी ब्रोगली ने की थी, और उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस भी प्रस्तुत की और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी प्रस्तुत किया, जो आपको हर समय याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसकी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जहां पर आपको कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने और सीखने को मिलेंगे। थैंक यू।